जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में 99 बैच के बाद जितने भी ऑफिसरान आए वो ऑफिसर परेशान ही रहे। परेशान क्यों रहे? सीनियरिटी का एक डिस्प्यूट, जिस सीनियरिटी के डिस्प्यूट के चलते आईएएस में वैकेंसीज होने के बावजूद इंडक्शन नहीं हुआ। और अब कल जम्मू कश्मीर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने एक ऑर्डर इशू किया, जिस ऑर्डर के तहत उन्होंने क्लेम ये किया है कि अब इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया गया है और एक नई सीनियरिटी लिस्ट जो है जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की के ऑफिसरान की वो जारी की गई है। उस लिस्ट में एक नाम है सौजन्य शर्मा का। सौजन्य शर्मा पूर्व डायरेक्टर टूरिज्म, पूर्व डायरेक्टर इंफॉर्मेशन, और सबसे बड़ी बात यह कि सॉफ्ट स्पोकन और हर मामले में बात बिल्कुल कोरी करने वाले मेरे साथ इस वक्त हैं। रिटायरमेंट के बाद चूंकि इनका नाम मैंने उस लिस्ट में देखा तो मुझे लगा कि बेहतर यही होगा कि इनसे बात की जाए और मालूम ये किया जाए कि चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम ने जिस तरीके से इस मामले में इंटरेस्ट लिया और इंटरेस्ट लेने के बाद इंश्योर किया कि कैट की जजमेंट के बाद इस एक ऑर्डर इमीडिएटली 5 दिन के बाद ऑर्डर इशू किया गया और अब कल जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के कुछ ऑफिसरान ने इसका खैर मकदम भी किया है। लेकिन रिटायर्ड ऑफिसर्स से इस मामले को समझने का और ज़्यादा मौका मिलेगा। मेरे साथ हैं सौजन्य शर्मा। सौजन्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि थोड़ा मन को शांति हुई है कि रिटायरमेंट के बाद ही सही कोई डिस्प्यूट रिजॉल्व हुआ, या आपको अभी भी लगता है कि पेच है कहीं? ये एक ऐतिहासिक डिसीजन लगता है, जैसे अयोध्या का डिस्प्यूट सेटल हुआ दिस वे और दैट वे, लेकिन हो तो गया। उसी तरह से ये डिस्प्यूट था और मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट ने और चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक बहुत अच्छा बोल्ड डिसीजन लिया, LG साहब ने लिया और इसको इम्प्लीमेंट किया। क्योंकि देखिए डिस्प्यूट है दिस वे, और आप सब लोगों को तो खुश नहीं कर सकते और सब लोगों को नाराज़ भी नहीं कर सकते। जो रूल कहता है, जो लॉ कहता है, आप उस पर चलेंगे तो जिसको अच्छा लगेगा ठीक है, जिसको नहीं लगेगा तो नहीं ठीक है। लेकिन आपकी कॉन्शियस कहती है कि मैंने लॉ के अकॉर्डिंग डिसीजन लिया, वही कैट ने डिसीजन लिया। लेकिन आपसे समझना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आपने एक लंबे समय तक काम किया, क्या हार्टबर्न रहता है जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ऑफिसरों के दिल में कि एक लंबे समय तक इस मामले को लटका के रखा गया? अगर नहीं लटकाया होता इस मामले को तो शायद बहुत सारे ऑफिसर जो रिटायरमेंट के बाद भी JKAS में ही रहे वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में इंडक्ट हो सकते थे, सीनियर लेवल पोजीशंस पर आ सकते थे। कितने ऐसे ऑफिसर थे जिनको मौका नहीं मिला? और क्या आपको लगता है कि अब जो है फाइनली ये सारा मसला रिजॉल्व होने के बाद थोड़ी सेटिस्फेक्शन है कि चलो रिटायरमेंट के बाद ही सही? बिल्कुल, और मैं कहता हूँ कि ये चैनल थ्रू हो गया ना आपका। देखिए ऑफिसर थे ऐसे जो मतलब IAS में जा सकते थे? देखिए तकरीबन अभी तक अगर गए होते तो 15-20 लोग IAS में चले जाते, इतनी वैकेंसीज। क्योंकि ये 2005 के बाद तो इंडक्शन हुई नहीं हमारी स्टेट में, क्योंकि ये डिस्प्यूट हो गया। अब देख लीजिए 2015 से लेके 5 से लेके अब तक कितने लोगों कितनी वैकेंसियाँ होती हैं, हर साल में कितनी वैकेंसीज एक्रू हो जाती हैं। 4-5 वैकेंसीज भी, अगर 6 वैकेंसीज भी पर ईयर लगाएं तो 5 से लेके 15, आज 20,000 2021 हो गई। 90 तो नहीं लगती, लेकिन जब हाँ तकरीबन 25-30 लोग तो आज की डेट में इंडक्ट हो जाते IAS में और एक सीनियर पोजीशंस पे होते। लेकिन बात यह है ना कि कुछ लोग, इसका आपको मैं बताऊं कि पहले शुरू कहाँ से ये मामला सारा हुआ? शुरू ये मामला हुआ कि जब हम लोगों की ये जो 79 में जो बैच आया था तो रूल्स रीफ्रेम किए गए थे। पहले रूल्स में सिर्फ 4 या 5 सर्विसेज होती थी, रेवेन्यू, सेक्रेटरी सर्विसेज, एक्साइज एंड टैक्सेशन, एस्टेट, ट्रांसपोर्ट और अकाउंट्स। ये 5 सर्विसेज थी जो KS में जो लोग जाते थे। बाकी सर्विसेज नहीं थी, जैसे इंफॉर्मेशन, टूरिज्म, फूड एंड सप्लाईज और लेबर, ये सब लोग, इंडस्ट्रीज, ये लोग उसमें KS में नहीं जाते थे। तो 79 में रूल्स रीफ्रेम किए गए और 79 में इसको कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बनाया गया। और उसके जब रूल्स बनाए गए और उसमें ये लिखा गया कि ये लोग फीडिंग सर्विसेज से आएंगे, मोड ऑफ सिलेक्शन होगा कंबाइंड कम्पिटिटिव, ये डिफरेंट उसमें चले जाएंगे डिपार्टमेंट्स में, फिर इनकी इंटरसी सीनियरिटी होगी और जब वो सीनियरिटी बन जाएगी देन अकॉर्डिंग टू द स्लॉट्स दे विल बी इंडक्टेड इनटू KS। KS इज अ टाइम स्केल, जो आपका सेकंड स्टेप होता है। जब डिप्टी सेक्रेटरी लेवल पे जाते हैं तब उसको बोलते थे कि इंडक्शन हो गई KS में, पहले अब आप अपने अपने डिपार्टमेंट में रहते थे। अब ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन 2000 फिर उसके बाद 99 में लोग बैच आए। जब 99 के बैच में लोग आए
तो और फिर 2000 पहले तो इंडक्शन ही बंद हो गई थी। 4 में हुई इंडक्शन, 3 में हुई और उनका खैर उनको 4 का दिया गया, और फिर 4 में हुई, जब 5 में उसको 4 का रिट्रोस्पेक्टिव दिया गया। जब 4 में इंडक्शन हुई तो जो कुछ लोग 99 में आए थे, और उस टाइम तो नहीं उन्होंने रेज की ऑब्जेक्शंस, लेकिन कुछ लोग जो पहले से बैकलॉग बचा हुआ था उनकी इंडक्शन नहीं हो पाई, क्योंकि ये रेशियो रहता है आपकी कार्डर स्ट्रेंथ कितनी है उसके डिपार्टमेंट की, टोटल पोस्टें कितनी केएस की, उसको उससे डिवाइड किया जाता है। ठीक। तो वो डिटरमाइन करता है कि आपकी कार्डर स्ट्रेंथ कितनी। जैसे आप तहसीलदार हैं तो बहुत होती है, या सोशल वेलफेयर है तो उसकी कार्डर स्ट्रेंथ बहुत होगी, टूरिज्म है थोड़ी होगी, इन्फॉर्मेशन होगा थोड़ी होगी। तो अकॉर्डिंग टू देयर कार्डर स्ट्रेंथ इनकी इंडक्शन की जाती है केएस में। लेकिन 99 में क्या हुआ कि जब ये लोग आए और जब 2005 में इंडक्शन हुई, तो कुछ लोगों ने क्या किया कि इसमें एक और तरीका रहता है, ट्रेनिंग एंड लीव रिजर्व में के अगेंस्ट आप वैकेंसीज निकाल लेते हैं। ठीक। और साथ में ये भी प्रॉब्लम थी कि अभी सपोज आप सपोज सीनियरिटी लिस्ट जो पीएससी की बनी, उसमें सपोज मेरा नंबर 4 था, ठीक। लेकिन मुझे मिला सपोज इन्फॉर्मेशन। ठीक। इन्फॉर्मेशन के स्लॉट्स कम होते हैं, तो जो सोशल वेलफेयर में आएगा वो पहले बना जाएगा। हो सकता है लिस्ट का लास्ट आदमी पहले इंडक्ट हो जाए केएस में, और जो सीनियरिटी लिस्ट में 4 में था पीएससी में, उसकी लिस्ट उसकी ना हो इंडक्शन। तो इस सारे चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने एक 2008 में फिर से रूल्स को रीफ्रेम किया। ठीक। और इस पहले ये था कि जो 5 टॉप के हमारे पोजीशंस होल्डर होते थे उनको जूनियर केएस में इंडक्ट किया जाता था, हालांकि वो भूल गए थे। खैर उसको फिर से रिवाइव किया गया 99 बैच में। तो जो पहले 5 लोग थे उनको डायरेक्ट जो था उनका 5 साल के बाद इंडक्शन केएस में हो जाएगी, उनका उसका रूल बनाया गया। फिर जब 8 में इंडक्शन हुई, कुछ लोगों की 5 में हुई, उसके बाद 6 या 7 में हुई, तो जब 8 में इन्होंने रूल बना दिया था कि जो सीनियरिटी आपकी पीएससी बना के भेजेगा वो यहीं रहेगी, आपकी सीनियरिटी फिर रीड्रॉ नहीं होगी। हाँ, मतलब ये हो गया, यू विल कैरी योर सीनियरिटी थ्रू आउट योर लाइफ। पहले ये नहीं था। तो लेकिन जो लोग 8 में आए, जो लोग पहले से 99 में थे, तो उन्होंने कहा जी हमारी तो सीनियरिटी बनती थी, हमें नहीं लगाया गया। दे वेंट टू द कोर्ट, और कोर्ट पे उन्होंने जाके इस पे स्टे लगा दिया। फिर बहुत सी कमेटीज बनी, और फिर लेकिन अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने 2010 में एक सीनियरिटी लिस्ट निकाल दी। दे वेंट टू द कोर्ट, वर्गीज कमेटी के बाद वर्गीज कमेटी बनी, व्यास साहब की कमेटी बनी, 3-4 कमेटी बनी। अभी फिर लास्ट में जो थी हरदेश सिंह साहब की कमेटी बनी थी, उन्होंने कुछ इसका रिजल्ट निकाला था। हालांकि जो व्यास साहब की कमेटी बनी उसका कोई रिजल्ट ही नहीं आया, वो कंक्लूसिव रही, उसमें कुछ निकला भी नहीं। लेकिन जो वर्गीज कमेटी थी, कहते हैं कि उस कमेटी ने जो सिफारिशात की थी वो लगभग तमाम केएस ऑफिसर्स को कब वो एक्सेप्ट भी थी। जी, वो बिल्कुल सही थी। तो अल्टीमेटली फिर क्या हुआ कि ये कोर्ट में मसला लटकता रहा। हमें प्रमोट भी कर दिया गया, तो लिखा गया उसमें सब्जेक्ट टू द पेंडिंग ऑफ रिट पिटिशन इन द कोर्ट। तो लेकिन उसके बावजूद फिर ये बहुत सारे लोग रिटायर हो गए, लेकिन उनको सैलरी जो थी वो पुरानी मिल रही थी। एनी हो, दैट वाज नॉट ए पोजीशन। लेकिन अब ये हुआ कि कोर्ट्स ने फिर, जब कोर्ट से सारा मसला कैट में चला गया, तो कैट ने इसकी बड़ी, और गवर्नमेंट ने भी उसको पुश किया, बिकॉज सेंटर से भी ये आ रही थी कि हमारी जो आईएएस की वैकेंसीज हैं वो हर साल से वेस्ट हो रही हैं। क्योंकि सॉरी, आईएएस में भी ये है, आपको तभी इंडक्ट किया जाएगा अगर जब वैकेंसी एक्रू होती है और आपकी एज 54 है, 6 इयर्स का गैप है, तभी आप उसमें आईएएस में इंडक्ट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो वंस यू क्रॉस 40-54, वैकेंसी एक्रू भी हुई तो आपको मिलेगी नहीं। अब इसलिए बहुत सारे लोग जिनको आज तक वैकेंसीज मिलनी थी, जब वो लोग आईएएस में जाते तो नीचे वाले सुपर टाइम स्केल में जाते, तो इस तरह अकॉर्डिंगली नीचे से प्रमोशंस और होनी थी, नीचे से भी प्रमोशंस रुक गई। कुछ ऐसे लोग होते हैं हर सर्विस में जो क्रॉनिक लिटिगेंट्स होते हैं, दोनों, जिनका काम यही होता है कि आप उसको मसले को सुलझाओ मत, उलझाए रखो। तो कुछ ऐसे लोग थे, उन्होंने इसको उलझाए रखा, ना खुद मिला उनको कुछ, ना किसी को और लेने दिया। अल्टीमेटली अब कैट ने जब डिसीजन निकाला तो उन्होंने वही किया जो 2010 में गवर्नमेंट ने ऑलरेडी सीनियरिटी लिस्ट बनाई गई थी। उसको कहा कि वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू 1979 के रूल्स के तहत बनाई थी। जो लोग ये फाइट कर रहे थे, जो 2 लोग 8 में इंडक्ट हुए, उन्होंने कहा कि नहीं जी हमें 8, या जो 6 में या 7 में इंडक्ट हुए, उन्होंने ये कहा जी हमें 8 का इफेक्ट दिया जाए। उन्होंने कहा नहीं,
जब आपकी इंडक्शन, जब आपकी एग्जामिनेशन हुआ था तो यू आर गवर्न्ड बाय दोज रूल्स। विच वन? 1979, नॉट 2008। आप अपने आप को कैसे बिलीव कर सकते हो कि मैं प्री कंसीव कर लेता हूँ कि मैं उस दिन का मैं हो गया तो मुझे आज की डेट में मिला जाए? व्हेन यू आर नॉट देयर ऑन दैट डेट, है ना, यू आर नॉट टू बी गवर्न्ड बाय दोज रूल। हाउ यू से आई शुड बी गवर्न्ड बाय दोज रूल्स? तो यही कैट ने फैसला दिया। उन्होंने कहा कि जो वर्गीज कमेटी ने बनाई थी, जो 1979 के आपके रूल्स कहते हैं, सीनियरिटी लिस्ट आपको बिल्कुल उसी तरह ड्राफ्ट करनी है और उसको बना के उन्होंने दिया। उन्होंने कहा यही फाइनल है, और गवर्नमेंट ने भी यही किया, उस फाइनल लिस्ट को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। और जो लोग आज की डेट में सर्विस में थे उनको उन्होंने वो ग्रेड दे दिया। अब जो पीछे वाले लोग हैं उनके बारे में क्या गवर्नमेंट सोच रही है वो तो अब क्या नाम। सौजन्य जी, आपसे जानना चाहूँगा कि आप तो रिटायर हो चुके हैं। रिटायरमेंट के बाद अब इस सीनियरिटी लिस्ट को रीफ्रेम करने के बाद क्या मॉनेटरी बेनिफिट्स जो आपको होने चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है आपका ग्रेड रिवाइज होगा, और अगर आपको मॉनेटरी बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं तो जाहिर सी बात है आप नहीं जाएंगे, लेकिन और कुछ लोग जो है मिलकर फिर कोर्ट चले जाएंगे जी कि हमें हमारे वक्त में जो हक हमारा मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। अब सरकार ने फैसला किया है, तो आपको क्या लगता है हुकूमत को क्या करना चाहिए जिससे और इसमें लिटिगेशन ना हो, ताकि जो नए बच्चे हैं वो कम से कम सफ़र ना करें? देखिए, वो तो कोर्ट का रूल है कि इफ़ यू आर वर्कड ऑन ए पोस्ट यू आर इंटाइटल फॉर द पे। बिकॉज आपकी जब जो आपको प्रमोट किया गया था या आपको डायरेक्टर बनाया गया था या म्यूनसिपल कमिश्नर बनाया गया था, तो उस ऑर्डर में ये लिखा हुआ था सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ रिट पिटिशन पेंडिंग इन द कोर्ट। तो वो कोर्ट की पेंडिंग रिट पिटिशन खत्म हो गई। सो दैट मीन्स इफ समबडी हैज वर्कड ऑन दैट पोस्ट इन दैट ग्रेड एट दैट टाइम ही इज इंटाइटल फॉर इट। अच्छा सौजन जी, एक चीज़ मुझे और बताइए, ये भी सुनने को मिला कि ये मामला इतना बढ़ता ही नहीं अगर सरकार खुद लिटिगेंट नहीं होती। तो कुछ जो केस ऑफिसर जिनसे मेरी बात हुई उन्होंने ये भी कहा कि जब सरकार लिटिगेंट बन गई तो सरकार के लिटिगेंट बनने के बाद ये मामला और ख़राब हो गया, जिसका नतीजा ये निकला कि जो सीनियरिटी लिस्ट 2010 में फाइनल होनी चाहिए थी वो 2021 में आकर फाइनल हुई है। वही है ना, कुछ क्रॉनिक लिटिगेंट्स रहते हैं, वो कोई ना कोई मसला उलझाए रखते हैं कि इसमें ये नहीं था, ये हो गया, ये नहीं हो गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसीजन दिया था, उसमें कहा था कि इसमें क्लियरली आप इन लाइंस पे आप काम करिए, इनकी इनसी सीनियरिटी ऐसे बनाइए। जब उन्होंने भी कहा कि जो हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया उसी पे आप अमल करिए, तो बेसिकली यही था कि लोग इसको उलझाए रखना चाहते थे। लेकिन अब गवर्नमेंट ने कैट में आने से इसको इतनी इमीडिएटली इतना एक्सपीडिशियसली काम किया और ये क्लियर कर दिया। आई थिंक कैट की जजमेंट आने के बाद क्या आपने तवक्का की थी कि इतनी जल्दी जो है सीनियरिटी लिस्ट आ जाएगी और इतनी जल्दी कैट का जो फैसला है हुकूमत मान लेगी? क्योंकि आप तो वाकिफ़ हैं हुकूमत के कामकाज से कि फैसला आने के बाद एक और कमेटी बनती है जो फैसले पर सोच विचार करना शुरू करती है। तो इसको कैसे देखते हैं आप कि कैट के फैसले के फ़ौरन आने के 5 दिन के अंदर अंदर सीनियरिटी लिस्ट ड्राफ्ट भी हो गई और जो उसके अंदर कैट की सिफारिशात थी कि इनको आप नीचे करिए, इनको ऊपर करिए, वो भी कर दिया गया? देखिए, बात ये होती है कि पॉलिटिकल विल नहीं होती ना पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स में। तो ये गवर्नमेंट पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं थी, तो विल स्ट्रांग थी। जैसे ही डिसीजन आया, इनको किसी का इंटरेस्ट तो था नहीं कि ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है, डी कौन है। अदरवाइज तो उस टाइम ये होता है कि ए वाले जो डिसीजंस वाले होते हैं वो उसके तरफ घूमते रहते हैं, बी वाले उसमें रहते हैं, फिर कैबिनेट में कोई डिसीजन नहीं हो पाता। इस टाइम ये था कि पॉलिटिकल विल स्ट्रांग थी, काम हो गया और बिल्कुल सामने आ गया। बिकॉज सीनियरिटी लिस्ट तो पहले से बनी पड़ी थी। कैट ने, क्योंकि कैट जो है सर्विसेज मैटर से डील करता है तो उसके पास इतनी पेंडेंसी भी नहीं रहती और बहुत वो जुडिशियसली इसका जो निपटारा करते जाते हैं काम। जैसे आज की डेट में जल्दी 2-3 दिन में डेट्स डाल के उसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। अब हाई कोर्ट में था, इतने सालों से पेंडिंग था, उनके पास और बहुत काम होते हैं। और फिर विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड रिगॉर्ड कि वहाँ पे इतनी पेंडेंसी होती है कि आपका पता नहीं आज बारी आई फिर 4 महीने के बाद आएगी। और जो लिटिगेंट्स होते हैं वो चाहते हैं कि इसी तरह से टाइम गुजारा जाए। और क्योंकि जो लोग इसमें जिन्होंने जो इसमें फ़ायदा लेना चाहते थे वो यही चाहते थे ना कि टाइम गैप लगता रहे, हम इसी पोस्ट पे रिटायर हो जाएंगे। उन लोग जो है कोर्ट में लाखों में तादाद में पड़े। लेकिन कैट ने बहुत जल्दी इसका काम किया और डिसीजन निकाल दिया और गवर्नमेंट ने भी इम्प्लीमेंट कर दिया। नो वी होप कि जैसे इन्होंने उस सीनियरिटी लिस्ट का उनकी जो सर्विस में उनका निकाल दिया, जो बाकी पेंडिंग केसेस हैं, हालांकि वो थोड़े ही हैं, जो लोग रिटायर हो गए हैं इस दौरान, वो कोई जिनको शायद 12 तो 15 लोग होंगे जो रिटायर हो गए, जिनको एक ग्रेड मिला था और फिर वो उनको नहीं ले पाए थे। उसके मॉनिटरी बेनिफिट्स नहीं मिले थे अस्पताल उनकी, क्योंकि वो लोअर ग्रेड में ही रहे, क्योंकि ऑन पे एंड ग्रेड में उनको प्रमोट कर दिया विद द
क्या कहते हैं, With the डायरेक्शन condition- with the विद दैट condition- कंडीशन कि दिस इज विद द आउटकम ऑफ द रिट पिटिशन, द सीनियरिटी। यानी अब साफ तौर पर यह है कि सरकार ने एक ऑर्डर तो निकाला है, लेकिन इसमें एक और ऑर्डर निकालने की जरूरत है जिसमें ये क्लैरिटी हो कि क्या मॉनिटरी बेनिफिट्स उन तमाम ऑफिसरान को मिलेंगे जो ऑफिसरान इस टाइम ड्यूरेशन में रिटायर हो चुके हैं। बिल्कुल, अब ये गवर्नमेंट इससे ये निकालेगी ना कि अब जब सीनियरिटी फिक्स हुई तो आपको आप ये तो उन्होंने टाइम स्केल की निकाली, फिर ये निकालेंगे ये कौन ऑफिसर किस टाइम में एडिशनल सेक्रेटरी बने, फिर एडिशनल से आप कब स्पेशल सेक्रेटरी बनते हैं, वो आपको इनको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, सीनियरिटी लिस्ट बनाने की। जैसे जैसे वैकेंसीज एक्रू होती गई, क्या सपोज ये टाइम स्केल के बाद अगर 5 साल 3 साल के बाद स्पेशल सेक्रेटरी गए, इतने लोग यहाँ तक जो स्पेशल सेक्रेटरी में गए, फिर उसके बाद एडिशनल सेक्रेटरी गए, एडिशनल सेक्रेटरी से इतने साल के बाद स्पेशल सेक्रेटरी में गए, तो वो इनको रीड्राफ्ट करके अब गवर्नमेंट के काम है, क्योंकि वो जो सीनियरिटी लिस्ट वो तो बन गई, अब इनको ये सीनियरिटी लिस्ट बनानी है कि जब जैसे जैसे वैकेंसीज एक्रू होती गई, इन लोगों को उन स्लॉट्स में डाल के तो उनका वो रिलीज़ करना है। एक आखिर में आपसे ये चीज़ जानना चाहूँगा कि क्या जम्मू कश्मीर में टाइम बाउंड प्रमोशंस जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ऑफिसरान की होती हैं, या क्योंकि आईएएस में स्कीमेटिक है कि आपको पता है कि इतना टाइम आपको हो गया, 25 साल हो गया तो आप ये बनेंगे, 35 साल हो गया तो आप ये बनेंगे, ये वाला ग्रेड आपको 15 साल के बाद मिलेगा। आपसे सिर्फ आखिर में यही जानना चाहूँगा, क्या यहाँ पर भी ये चीज़ें टाइम बाउंड होती हैं, या टाइम बाउंड ना होने के कारण ऑफिसर रिटायर भी हो जाते हैं और जो बेनिफिट्स उनको मिलने चाहिए नहीं मिलते हैं? दूसरा, मैंने ये भी देखा कि उत्तर प्रदेश की बात करें या बहुत सारे हमारे देश में और ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर जो लोकल ऑफिसर्स हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर वहाँ पर काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में उसके बिल्कुल उलट देखने को मिलता है, लोकल ऑफिसर हैं तो फील्ड में बहुत हैं, लेकिन सिविल सचिवालय में आपको बहुत कम मिलेंगे। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि सीनियरिटी के डिस्प्यूट की वजह से बहुत सारे लोग आईएएस में नहीं आ सके। तो आपसे समझना चाहूँगा बिल्कुल आखिर में, क्या यहाँ पर कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ऑफिसरान की जो प्रमोशंस हैं, उनकी जो बेनिफिट्स हैं, बाकी तमाम चीज़ें वो टाइमली होती हैं या वो भी लटकता रहता है मामला? अभी तक तो लटकता था ना, 2008 के रूल्स बनने के बाद अब उनकी स्ट्रीमलाइन हुई हैं चीज़ें, कि आपको देखिए उसमें जैसे आईएएस में है कि आप इतनी साल सर्विस के बाद लेवल 12 पे जाएंगे, 13 पे जाएंगे, 14 पे जाएंगे। यहाँ कुछ नहीं था। यहाँ पे तो ये था ना कि केएस में तो ऐसा था जिस किसी को कहीं और मौका नहीं मिलता था, हो सकता था कोई टीचर भर्ती हुआ, धीरे से फिर वो सोशल वेलफेयर में आ गया, सोशल वेलफेयर फिर से 4-5 साल इधर काम करता रहा, फिर धीरे से इसी में रह गया और बाद में इंडक्शन हो गई। कोई आदमी किसी मंत्री के साथ कोई पीआरओ लगे, बाद में उनको उसी में एब्जॉर्ब हो गए और फिर वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आके फिर वो वहीं पे केएस में आ गए। तो केएस सर्विसेज के इन्होंने इतने लूप होल्स रखे हुए थे कि कोई भी आदमी कहीं से भी घुस सकता था। आईएएस में ऐसा नहीं है। आईएएस में जो आपका पता है कि अगर आज आपने ज्वाइन किया है और 15 साल के बाद उस दिन को आपकी नेक्स्ट प्रमोशन ड्यू है तो वो मिलनी है ऑटोमेटिकली। आईकेएस में ऐसा नहीं, यही चीज़ें चाहिए, क्योंकि अदरवाइज क्या होता है कि सर्विस के दौरान मैंने क्रक्स निकाला है कि अगर आप 32-33 साल की नौकरी करते हैं, 4-5 साल तो उसमें से आप निकाल दीजिए कि आप सेक्टर में ही घूमते हैं। कभी आपकी सीनियरिटी आगे है, कभी पीछे है, कभी आपको ईबी नहीं मिल रही, कभी आपका प्रोबेशन क्लियर नहीं हो रहा, कभी आपका ये हो गया। वेयरएज के जो बाकी आपकी देखिए इस्टेब्लिश सर्विसेज हैं, आईएएस सर्विसेज, आईएएस है, आईपीएस है, वो लोग तो नहीं हैंकर करते सेक्टर में जाके कि मुझे ऊपर नीचे कर दिया, मुझे कल मेरा आज नीचे था आज ऊपर हो गया, आज मेरा नेक्स्ट ग्रेड कब ड्यू होगा, मैं उसके लिए दे डोंट बॉदर, कोई बॉदर नहीं करता है। बात तो ये है ना, दूसरी बात ये है कि देखिए अगर मैं 12 या 13 में स्पेशल सेक्रेटरी बना तो आज रहा रुपी अर्नड एट दैट टाइम इज मच दैट इज मच बेटर देन ₹10 अर्न टुडे। अगर 1 रुपया उस टाइम मुझे तनख्वाह में बढ़ोतरी होती, आज 10 भी हो जाएगी तो ज़्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन वो 1 रुपया ज़्यादा मायने रखता था। तो मेरा कहने का मतलब है ऑफिसर का मोरल बूस्ट तभी होता है कि उसको टाइम सिर उसकी प्रमोशन, टाइम सिर उसका ये ग्रेड वो मिलता रहे ना, देन ही वर्क्स, बिकॉज अदरवाइज ऑफिसर को अब क्या देना। और जब आप एक बार नौकरी में आ गए तो फिर आपका यही रहता है ना कि मैंने उस नेक्स्ट प्रमोशन पे जाना है, मैंने नेक्स्ट प्रमोशन पे जाना है, प्रमोशन के जाना था। ऑब्वियसली मॉनेटरी बेनिफिट साथ साथ होते हैं और पे बैंड 3 और पे बैंड 4 का बड़ा ह्यूज मार्जिन रहता है। सो एवरीबॉडी एक्सपेक्ट्स कि मैं पे बैंड 4 में रिटायर हूँ। पे बैंड 4 में उसकी पेंशन सैलरी काफ़ी अच्छी हो जाती है। सो विल रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट ऑल्सो थ्रू, मैं अपने सारे रिटायरीज की तरफ से गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी करूँगा कि गवर्नमेंट शुड नॉट रिकन्सिडर दिस ऑल्सो, एंड आई थिंक दे वुड एंड दे शुड रादर कि जिन लोगों ने, हम लोगों ने अगर अपना उस टाइम दिया है, अपना
जज्बे के साथ नौकरी की है, तो हमें उसी जज्बे के साथ गवर्नमेंट हमारे साथ न्याय करे और हमें वो सैलरी, हमारी जो मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं वो दे दे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सौजन्य शर्मा। जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को लेकर जो फैसला सरकार ने किया है, इसमें चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम का एक अहम रोल है। वो लगातार इसको फॉलो करते रहे। GAD में MK द्विवेदी हैं, उनसे ये इंश्योर कराया कि एक दिन भी डिले न हो कैट की जजमेंट के बाद और फौरन ऑर्डर निकाला जाए और जो कैट कह रहा है बिल्कुल उसके एन मुताबिक 2010 के फैसले के मुताबिक ही सीनियरिटी को फिक्स किया जाए। अब ये देखना होगा कि क्या कोई और लिटिगेंट कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा और इस सीनियरिटी को भी चैलेंज करेगा, और अगर नहीं होता तो इसका मतलब डस्ट हैज बीन सेटल्ड। जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की सीनियरिटी जो है उसको फिक्स कर दिया गया है। अब आगे जाकर जो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में नए बच्चे आएंगे उनको इसका फायदा होगा। मगर साथ में सवाल ये कि जो लोग रिटायर हुए उन लोगों ने अपने उस वक्त में, अपने उस दौर में अपना बेस्ट डिपार्टमेंट को भी दिया, और सरकार ने जिस भी जगह उनसे जो भी काम लेना चाहा उन लोगों ने तनदही के साथ वो काम भी किया और सरकार के कामों को आगे बढ़ाया भी। क्या सरकार इन रिटायरीज को भी वो मॉनेटरी बेनिफिट्स देगी जो मॉनेटरी बेनिफिट्स इनके ड्यू हैं?